ये कहानी एक बहुत ही शांत और कलकल बहती नदी के किनारे बसे एक छोटे से गांव की है। उसी नदी के ठीक किनारे एक छोटी सी कच्ची झोपड़ी थी, जिसमें एक बेहद गरीब इंसान बलराज अपने 2 छोटे बेटों के साथ रहता था। उसके बड़े बेटे का नाम आकाश था, जो 12 साल का था, और छोटे बेटे का नाम सागर था, जो 11 साल का था। इन दोनों बच्चों की माता का स्वर्गवास बहुत पहले ही हो चुका था। बलराज के पास खुद की जमीन नहीं थी। वह दूसरों के खेतों में दिन रात पसीना बहाकर मिट्टी में मिट्टी होकर काम करता था। उसके दोनों छोटे बच्चे भी अपने पिता का हाथ बटाने के लिए बचपन से ही खेतों में काम करने लगे थे। एक ही घर था, एक ही छत थी, और उसी झोपड़ी में तीनों पिता पुत्र अपना दुख सुख बांटते थे। हे ऊपर वाले, मेरी तो पूरी उम्र इस मिट्टी में पसीना बहाते निकल गई, लेकिन इन मेरे छोटे छोटे बच्चों का क्या होगा? इनकी उम्र तो अभी खेलने कूदने की है, और ये मेरे साथ इस तपती धूप में फावड़ा चला रहे हैं। बिना माँ के इन बच्चों को मैं वो सुख नहीं दे पा रहा हूँ जिसके ये हकदार हैं। न जाने मेरे परिवार की ये गरीबी कब दूर होगी। बलराज अपने बच्चों के साथ खेत में मजदूरी कर रहा था। तभी पड़ोस के खेत में काम करने वाला नवीन नाम का एक समझदार आदमी वहां आया। उसने जब उन दोनों छोटे बच्चों को इतनी धूप में काम करते देखा तो उसे बहुत तरस आया। अरे बलराज भाई, जरा कुदाल रोको और मेरी बात सुनो। तुम अपने इन दोनों बच्चों की जिंदगी इस मिट्टी में क्यों बर्बाद कर रहे हो? माना कि तुम गरीब हो, लेकिन कम से कम इन दोनों में से किसी एक का दाखिला विद्यालय यानी स्कूल में तो करवा दो। अगर ये पढ़ लिख जाएंगे तो कम से कम बड़े होकर हम सब की तरह खेतों में मजदूरी तो नहीं करेंगे। शहर जाएंगे, अच्छी नौकरी करेंगे और तुम्हारे परिवार का नाम रोशन करेंगे। सोचो इस बारे में। नवीन भाई, आपकी बात तो बिल्कुल पत्थरों पर लकीर जैसी सच है, लेकिन क्या करूं, मेरी मजदूरी से घर का चूल्हा मुश्किल से जलता है। पढ़ाई लिखाई का खर्च कैसे उठाऊंगा? फिर भी आपने मेरी आंखें खोल दी हैं। मैं आज ही घर जाकर इसके बारे में कुछ सोचता हूं। मेरे बच्चे इस खेत में नहीं सड़ेंगे। उस दिन काम खत्म करने के बाद तीनों नदी किनारे अपनी झोपड़ी में वापस आए। रात का समय था। बलराज बहुत गंभीर था। उसने अपने दोनों बच्चों को अपने पास बिठाया। मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम तो जानते ही हो कि घर की मजबूरी क्या है। खेत का काम भी है और घर चलाने के लिए पैसों की कमी भी है। मैं इतना पैसा नहीं कमा पाता कि तुम दोनों को एक साथ विद्यालय भेज सकूं, लेकिन मैं ये चाहता हूं कि तुम दोनों में से कोई एक बच्चा कल से पढ़ाई करने जाए, ताकि वह पढ़ लिख कर कोई बड़ा अफसर बने और आने वाले समय में हमारे परिवार को एक अच्छी जिंदगी दे सके। बताओ, तुम दोनों में से कौन पढ़ाई करेगा? ये सुनकर दोनों भाई एक दूसरे की शक्ल देखने लगे। दोनों भाइयों के बीच में इतना प्यार था कि वे एक दूसरे के लिए अपनी जान तक दे सकते थे। दोनों ही मन विद्यालय जाना चाहते थे, लेकिन घर की मजबूरी समझते थे। पिताजी, भैया पढ़ाई में बहुत तेज हैं। आप भैया का दाखिला विद्यालय में करवा दीजिए। मैं आपके साथ खेतों में मजदूरी करूंगा, घर का सारा काम संभालूंगा। मेरे बड़े भैया पढ़ेंगे। अरे नहीं पिताजी, ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। सागर अभी बहुत छोटा है, वह धूप में काम नहीं कर सकता। सागर विद्यालय जाएगा और मैं आपके साथ खेतों में मजदूरी करूंगा। मैं अपने छोटे भाई को एक बहुत बड़ा अफसर बनते देखना चाहता हूँ। नहीं भैया, आपको मेरी कसम है, आप घर में बड़े हैं, आप ही पढ़ाई करेंगे। मैंने फैसला कर लिया है पिताजी, मैं घर का सारा काम करूंगा और खेतों में आपकी मदद करूंगा। भैया की पढ़ाई में कोई पैसों की कमी नहीं आने दूंगा। अपने दोनों बेटों का ऐसा अटूट प्यार और त्याग देखकर बलराज की आंखों से आंसुओं की धारा बह निकली। उसने दोनों को अपने गले से लगा लिया। मुझे ऊपर वाले से और क्या चाहिए? मेरे पास तुम जैसे हीरे बच्चे हैं। ठीक है, जैसा सागर कह रहा है वैसा ही होगा। कल से आकाश विद्यालय जाएगा और खूब मन लगाकर पढ़ेगा। पिताजी और मेरे छोटे भाई सागर, आज तूने मेरे लिए अपने सपनों की कुर्बानी दी है। मैं तुझसे और पिताजी से वादा करता हूँ कि मैं दिन रात पढ़ाई करूँगा, एक बड़ा अफसर बनकर दिखाऊंगा और तुम दोनों के पैरों के नीचे दुनिया की सारी खुशियाँ लाकर रख दूंगा। अगले दिन बलराज ने अपनी जमा पूंजी इकट्ठी की और आकाश का दाखिला विद्यालय में करवा दिया। समय का पहिया अपनी गति से घूमने लगा। जीवन चक्र यूं ही चलता रहा। आकाश सुबह उठकर विद्यालय के लिए निकल जाता, वहीं छोटा भाई सागर सुबह उठकर झाड़ू लगाता, बर्तन मांजता, खाना बनाता और फिर दौड़कर खेत में जाकर अपने पिता के साथ मजदूरी करता।
बलराज और सागर दोनों तपती धूप में जलते रहे, लेकिन उन्होंने कभी आकाश की विद्यालय की फीस यानी शुल्क रुकने नहीं दी। आकाश भी उनकी इस कुर्बानी को समझता था। उसने कभी किसी फालतू चीज की जिद नहीं की। उसका सारा ध्यान बस अपनी किताबों पर होता था। ऐसे ही दिन बीतते गए, महीने बीतते गए और कई साल बीत गए। अब बलराज बूढ़ा होने लगा था। उसके शरीर में अब पहले जैसी ताकत नहीं रही थी, इसलिए खेत का पूरा जिम्मा अब छोटे भाई सागर ने अपने मजबूत कंधों पर उठा लिया था। समय के साथ आकाश अब एक बहुत ही समझदार और पढ़ा लिखा नौजवान बन चुका था। उसने अपनी पूरी पढ़ाई बहुत ही अच्छे अंकों के साथ पूरी कर ली थी। पिताजी और मेरे प्यारे भाई सागर, आज मेरी विद्यालय और महाविद्यालय की सारी पढ़ाई पूरी हो गई है। मेरे पास सारे प्रमाण पत्र आ गए हैं। अब मैं शहर जा रहा हूँ अपने लिए एक अच्छी सी नौकरी ढूंढने। जिस दिन अच्छी नौकरी मिल जाएगी, मैं अपने परिवार का नाम रोशन कर दूंगा। अब तुम्हारे दुख के दिन खत्म होने वाले हैं। जाओ भैया, मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारी मेहनत और हमारी दुआएं जरूर रंग लाएंगी। तुम शहर जाओ और जीत कर आओ। आकाश अपनी डिग्रियां लेकर शहर के एक बहुत ही बड़े दफ्तर गया। वहां उसने अपनी डिग्रियां दिखाईं और कुछ सवालों के जवाब दिए। आकाश इतना होशियार था कि दफ्तर के मालिक उससे बहुत प्रभावित हुए। नौजवान, तुम्हारे अंक बहुत ही शानदार हैं और तुम्हारा ज्ञान भी बहुत अच्छा है। हम तुम्हें अपने दफ्तर में संगणक कंप्यूटर विभाग में नौकरी पर रखते हैं। तुम्हारी शुरुआती तनख्वाह 35,000 रुपये प्रति महीना होगी। 35,000 रुपये प्रति महीना? आपका बहुत बहुत शुक्रिया मालिक, मैं आपको कभी निराश नहीं करूंगा। और सुनो, अगर तुमने 6 महीने तक बहुत ईमानदारी और लगन से काम किया तो तुम्हारी तनख्वाह बढ़ाकर सीधे 50,000 रुपये प्रति महीना कर दी जाएगी। आकाश खुशी के मारे पागल हो गया। वो शहर से सीधे बस पकड़कर 2 घंटे का सफर तय करके अपने गांव की उसी नदी किनारे वाली झोपड़ी में पहुंचा और उसने अपने पिता और भाई को ये खुशखबरी सुनाई। मेरे लाल, आज तूने मेरा सीना गर्व से चौड़ा कर दिया। जो लोग पहले हमें नीचा दिखाते थे, आज उनका मुंह हमेशा के लिए बंद हो गया। मेरी बरसों की तपस्या आज सफल हो गई। पिताजी, सागर, अब हमें गरीबी में रहने की जरूरत नहीं है। मैं दफ्तर में खूब मेहनत करूंगा। बस कुछ ही समय में मेरी पहली तनख्वाह आएगी। हम पैसे जोड़ना शुरू करेंगे। मेरी सबसे पहली जिम्मेदारी ये है कि मैं इस कच्ची झोपड़ी की जगह आप दोनों के लिए एक बहुत बड़ा और शानदार पक्का घर बनाऊं। और उसके बाद मुझे मेरे छोटे भाई सागर के लिए एक बहुत बड़ी सी दुकान भी लेनी है, क्योंकि आज मेरी ये नौकरी, ये 35,000 की तनख्वाह सब सागर की उस कुर्बानी का नतीजा है। गांव से शहर का रास्ता सिर्फ 2 घंटे का था। आकाश रोज गांव से ही दफ्तर आता जाता था। उसने पूरे महीने जी तोड़ मेहनत की। महीने के अंत में जब उसे अपनी पहली तनख्वाह के 35,000 रुपये मिले तो वो सीधा घर आया और सारे पैसे अपने पिता बलराज के कदमों में रख दिए। बलराज के हाथ कांप रहे थे। उसने जिंदगी में कभी एक साथ इतने पैसे नहीं देखे थे। परिवार में खुशियों का माहौल था। दिन बीतते गए, महीने बीतते गए। आकाश के शानदार काम को देखकर दफ्तर वालों ने उसकी तनख्वाह बढ़ाकर 50,000 रुपये कर दी। उस कच्ची झोपड़ी की जगह एक बहुत ही सुंदर और मजबूत पक्का मकान खड़ा हो गया था। अब वो परिवार सुख शांति से रह रहा था। देख सागर, अपने सपनों का पक्का घर तो बन गया है। अब मेरी अगली मंजिल तेरे लिए एक बहुत बड़ी और अच्छी सी दुकान खोलना है। मैं धीरे धीरे पैसे जोड़ रहा हूँ। भैया, आप मेरे लिए इतना कुछ कर रहे हैं, यही बहुत है। मुझे किसी दुकान की जल्दी नहीं है। आप बस ऐसे ही हमारे साथ खुश रहिए। आकाश बेटा, घर भी बन गया है, तुम्हारी तनख्वाह भी 50,000 रुपये हो गई है। दफ्तर जाने के लिए तुमने गाड़ी लेने की बात भी कही है। वो सब तो ठीक है, लेकिन अब मेरी एक इच्छा है। मैं चाहता हूँ कि अब मैं जल्द से जल्द तुम्हारे हाथ पीले कर दूँ, तुम्हारी शादी करवा दूँ, ताकि घर में एक प्यारी सी बहू आ जाए। अरे नहीं पिताजी, अभी मेरी शादी की क्या जल्दी है। पहले छोटे भाई सागर की शादी करवा दीजिए। अरे नहीं बेटा, हमारे गांव और परिवार के रिवाज के अनुसार पहले बड़े भाई की ही शादी होती है। अगर तूने अपनी पसंद से कोई जीवन साथी ढूंढ ली है तो मुझे बता दे, मुझे कोई एतराज़ नहीं है। बस तू अपनी शादी कर ले। ठीक है पिताजी, अगर आपकी यही इच्छा है तो मैं जल्द ही कोई अच्छा जीवन साथी ढूंढ लूंगा। आकाश के दफ्तर में ही एक सोनिया नाम की लड़की काम करती थी। सोनिया शहर की पली बढ़ी बहुत ही चालाक, लालची और पैसों की भूखी लड़की थी। वो काफी समय से आकाश पर नजर रखे हुए थी। उसने पूरी जांच पड़ताल कर ली थी कि आकाश एक बहुत सीधा साधा गांव का लड़का है और 50,000 रुपये महीना कमाता है।
जैसे ही सोनिया को पता चला कि आकाश शादी के लिए लड़की ढूंढ रहा है, उसने आकाश को फंसाने की एक घिनौनी साजिश रची। आकाश, मुझे तुमसे कुछ कहना है। मैं सच कह रही हूँ, मैं तुमसे बहुत प्यार करने लगी हूँ। तुम्हारे बिना मेरा जीवन अधूरा है। मुझे पता चला है कि तुम गांव में रहते हो। मुझे शहर का ये दिखावा पसंद नहीं है। मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे गांव की शुद्ध हवा और मिट्टी के बीच अपना पूरा जीवन बिताना चाहती हूँ। मैं तुम्हारे बूढ़े पिताजी और तुम्हारे छोटे भाई की बिल्कुल एक दासी की तरह सेवा करूँगी। बस तुम मुझसे शादी कर लो। आकाश एक सीधा और भोला लड़का था। सोनिया के इन नकली आंसुओं और मीठी बातों ने उस पर जादू कर दिया। उसने सोचा कि जो लड़की उसके परिवार की सेवा करने को तैयार है, उससे अच्छी जीवन साथी और कौन हो सकती है। सोनिया, मुझे भी ऐसे ही जीवन साथी की तलाश थी। तुमने जो कहा कि तुम मेरे गांव की मिट्टी में रह लोगी और मेरे पिताजी की सेवा करोगी, बस मेरे लिए इतना ही काफी है। मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूँ। आकाश सोनिया को लेकर अपने गांव पहुंचा। बलराज और सागर सोनिया को देखकर बहुत खुश हुए। पिताजी, आपने कहा था ना कि मैं अपने लिए जीवन साथी ढूंढ लूं। ये सोनिया है, ये शहर में रहती है, लेकिन इसने वादा किया है कि ये हमारे साथ यही गांव में रहेगी। पिताजी प्रणाम। देवर जी, आपको भी नमस्ते। आप लोग बिल्कुल चिंता मत करिएगा। आज से घर का सारा काम, खाना पीना बनाना सब मैं करूंगी। आप लोगों को बिल्कुल भी तकलीफ नहीं होगी। जीती रहो बेटी, तुम्हारे आने से हमारे घर की रौनक बढ़ गई। नरेटर। कुछ ही दिनों बाद गांव के उसी पक्के मकान में आकाश और सोनिया की बड़ी ही धूमधाम से शादी हो गई। शादी के बाद शुरुआती कुछ दिनों तक सोनिया ने बहुत ही अच्छी बहू होने का नाटक किया। वो समय पर खाना बनाती और घर का काम करती। बलराज और सागर बहुत खुश थे कि उनके घर में लक्ष्मी आ गई है, लेकिन किसी को नहीं पता था कि सोनिया के मन में लालच का कितना बड़ा जहर उबल रहा है। वो बस आकाश की उस 50,000 की तनख्वाह पर कब्जा करने और ससुर और देवर को घर से धक्के मारकर बाहर निकालने के मौके की तलाश में थी। शादी के कुछ महीनों तक सोनिया ने बहुत अच्छी बहू होने का नाटक किया, लेकिन अंदर ही अंदर वो आकाश की दौलत पर कब्जा करने की योजना बना रही थी। आकाश अपनी नौकरी में दिन रात मेहनत कर रहा था। उसकी तनख्वाह, सैलरी अब काफी अच्छी हो गई थी और उसने बहुत सारा पैसा जोड़ लिया था। एक दिन आकाश ने एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाई। पिताजी और मेरे प्यारे भाई सागर, आज मैंने अपनी जिंदगी का एक बहुत बड़ा लक्ष्य पूरा कर लिया है। मैंने पाई पाई जोड़कर पूरे 15 लाख रुपए इकट्ठे कर लिए हैं। ये 15 लाख रुपए मैंने सागर के लिए जोड़े हैं। कल रविवार है, कल हम सब जाकर बाजार में एक बहुत बड़ी सी जमीन और दुकान देखेंगे। उस दुकान में सागर अपना व्यापार शुरू करेगा। सागर ने मेरी पढ़ाई के लिए अपना बचपन कुर्बान किया है, अब मैं उसे भी अपनी तरह बड़ा आदमी बनाऊंगा। भैया, 15 लाख रुपए? इतने पैसों की क्या जरूरत थी भैया? आप मेरे लिए इतना सोच रहे हैं, यही मेरे लिए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत है। शाबाश आकाश बेटा, मुझे तुझ पर गर्व है। ये दुकान हम कल ही देखकर पक्की कर लेंगे। दूसरी तरफ सोनिया ये सब सुनकर अंदर ही अंदर आग बबूला हो रही थी। 15 लाख रुपए का नाम सुनते ही उसकी आंखों में लालच चमकने लगा। क्या 15 लाख रुपए, और वो भी इस 2 कौड़ी के अनपढ़ देवर के लिए? मेरा ये बेवकूफ पति अपनी खून पसीने की कमाई इन भिखारियों पर लुटा रहा है। इतने पैसों में तो मैं कितना सारा सोना चांदी खरीद सकती हूँ, कितने महंगे कपड़े ले सकती हूँ। मुझे किसी भी कीमत पर इन 15 लाख रुपयों को इस बुढ़े और देवर के हाथों से जाने से रोकना होगा। अरे सुनिए जी, इतनी क्या जल्दी है? मेरा मानना है कि अभी आप दुकान मत लीजिए, पैसों को चुपचाप तिजोरी में पड़े रहने दीजिए। जब और पैसे इकट्ठे हो जाएंगे तब एक साथ बहुत बड़ी दुकान लेना। अभी कोई कब्जा कर लेगा तो क्या होगा? अरे नहीं सोनिया, इसमें रुकने की क्या बात है। हम अपना थोड़ा थोड़ा काम शुरू करेंगे। मैं अपनी जान से भी ज्यादा अपने छोटे भाई से प्यार करता हूँ। उसके लिए तो मैं अपनी जान भी लुटा दूं। ये तो सिर्फ पैसे हैं। दूसरी तरफ सोनिया समझ गई कि आकाश उसकी बात नहीं मानेगा। उसने चुप रहना ही ठीक समझा, लेकिन उसके खुराफाती दिमाग में एक बहुत ही भयानक साजिश जन्म ले रही थी। अगले दिन आकाश सुबह सुबह दफ्तर चला गया। घर में सिर्फ बलराज, सागर और सोनिया बचे थे। जैसे ही आकाश घर से निकला, सोनिया का असली नागिन वाला रूप बाहर आ गया। बहू, क्या मेरे लिए 1 कप चाय बना दोगी? और सागर के लिए भी थोड़ा नाश्ता बना देना बेटा, वो खेत से काम करके आया है। ए बुढ़े, चुप कर। और तू भी चुप कर, 2 कौड़ी के देवर। मेरे पति के टुकड़ों पर पलने वाले भिखारियों, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हुक्म देने की? क्या मैं तुम्हारे बाप की नौकर हूँ जो दिन भर तुम्हारे लिए चाय नाश्ता बनाती रहूं? जो करना है खुद कर लो,
और अगर कल से दिन भर चपड़ चपड़ किया ना तो ये जो चाय की केतली है ना तुम्हारे मुंह में ठुस दूंगी। भाभी, आप पिताजी से इस तरह कैसे बात कर सकती हैं? मैं भैया के आते ही उन्हें सारी सच्चाई बता दूंगा। जा जा बता दे अपने भैया को, मेरा पति सिर्फ मेरी सुनता है। शाम को जब आकाश घर लौटा तो बलराज और सागर ने उसे सारी बात बताई। आकाश गुस्से में सोनिया के पास गया और उसने सोनिया को एक जोरदार थप्पड़ जड़ दिया। सोनिया, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे भगवान समान पिताजी और मेरे भाई का अपमान करने की? मैंने तुझे इसलिए इस घर में रखा था। मुझे मारो आकाश, और मारो। क्या इसी दिन के लिए मैंने तुम्हारे साथ अग्नि के 7 फेरे लिए थे? कहाँ गए तुम्हारे वो वचन? तुमने मुझसे एक बार भी सच्चाई नहीं पूछी। तुम्हारे पिताजी ने आज मुझे क्या कहा पता है? उन्होंने कहा कि तू एक गंवार लड़की है जो सिर्फ मेरे बेटे की दौलत खाने आई है। मैंने तुम्हारे लिए अपना शहर छोड़ा और तुम मुझ पर शक कर रहे हो। आकाश अपनी पत्नी के नकली आंसुओं के जाल में फंस गया। वो दुविधा में पड़ गया। उसने अपने पिता से जाकर कहा कि वो लोग आपस में लड़ाई झगड़ा ना करें। सोनिया अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही थी क्योंकि वो आकाश को अपने परिवार से दूर करने में कामयाब हो रही थी। रविवार आने में अब सिर्फ एक दिन बचा था। सोनिया को पता था कि कल आकाश 15 लाख रुपए निकालकर सागर की दुकान पक्की कर देगा। इसलिए सोनिया ने अपने साजिश को अंजाम देने की ठानी। उसने चुपके से बाजार से शराब और एक तेज नशीली दवा मंगवा ली थी। आकाश दफ्तर में था और उसे आने में अभी 1 घंटा बाकी था। सोनिया ने रसोई में जाकर 2 ग्लास लिए। दोनों ग्लासों में उसने शराब और तेज नशीली दवा मिला दी और उसमें चाय का रंग डाल दिया। पिताजी, देवर जी, मुझे कल की बात के लिए बहुत पछतावा है। मुझे माफ कर दीजिए। आज मैंने आप दोनों के लिए अपनी माताजी के नुस्खे वाली एक खास और मीठी चाय बनाई है। इसे पीकर देखिए, शरीर की सारी थकान मिट जाएगी। बलराज और सागर बहुत सीधे इंसान थे। उन्होंने जीवन में कभी भी किसी प्रकार का नशा नहीं किया था। उन्हें शराब की महक की पहचान ही नहीं थी। सोनिया की मीठी बातों में आकर उन्होंने वो चाय पी ली। चाय पीते ही चंद मिनटों में उनके सिर चकराने लगे। उनकी आंखें भारी हो गईं। वे बेसुध होकर अनाप शनाप बकने लगे और जमीन पर गिर पड़े। उनके बेहोश होते ही सोनिया तुरंत आकाश के कमरे में गई। उसने तिजोरी खोली और उसमें रखे पूरे 15 लाख रुपए चुरा लिए। उसने सारे पैसे शहर में अपनी माँ के बैंक खाते में भेज दिए और कुछ पैसे घर के बाहर जमीन में गाड़कर छुपा दिए। ठीक 1 घंटे बाद आकाश दफ्तर से घर लौटा। घर में घुसते ही उसने जो नज़ारा देखा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। बलराज और सागर जमीन पर गिरे पड़े थे और उनके मुंह से भयंकर शराब की बदबू आ रही थी। वहीं पास में सोनिया फूट फूट कर रोने का नाटक कर रही थी। हाय राम, मैं तो लुट गई। आकाश, देखो अपने इस भगवान जैसे पिता और भाई को। आज तुम जल्दी आ गए तो तुमने अपनी आंखों से देख लिया। तुम्हारे जाते ही ये दोनों रोज शराब पीते हैं, सट्टा खेलते हैं और तुम्हारी खून पसीने की कमाई उड़ाते हैं। जाकर अपनी तिजोरी देखो आकाश। तिजोरी खाली पड़ी थी। पूरे 15 लाख रुपए गायब थे। आकाश का दिमाग शून्य हो गया। अगली सुबह जब बलराज और सागर का नशा उतरा तो आकाश एक भूखे शेर की तरह उन पर टूट पड़ा। पिताजी, मैंने आपको भगवान माना था। सागर, मैंने तेरे लिए अपनी पूरी जिंदगी दांव पर लगा दी और तुम दोनों ने मेरी पीठ में छुरा घोंपा। तुम लोगों ने मेरे 15 लाख रुपए शराब और जुए में उड़ा दिए। नहीं बेटा, भगवान की कसम, हमने कोई नशा नहीं किया। हमें तो पता ही नहीं कि कल क्या हुआ। हम तुम्हारे पैसे क्यों लेंगे? भैया, आप हम पर शक कर रहे हैं। हमने तो कभी शराब को हाथ तक नहीं लगाया। आकाश, अब भी तुम इन पर यकीन करोगे? पैसे तिजोरी से गायब है और ये कल शराब के नशे में धुत पड़े थे। कल को हमारे बच्चे होंगे तो वो इन जुआरियों से क्या सीखेंगे? अगर आज तुमने इन दोनों को घर से नहीं निकाला तो मैं हमेशा के लिए घर छोड़कर चली जाऊंगी। आकाश पूरी तरह से अंधा हो चुका था। उसे अपनी आंखों देखा सच लग रहा था। निकल जाओ मेरे घर से। आज से मेरा तुमसे कोई रिश्ता नहीं। तुम दोनों ने मेरे पैसों से नहीं, मेरे विश्वास से खेला है। चले जाओ यहाँ से। चलिए पिताजी, आज ये वो आकाश भैया नहीं हैं जिन्होंने हमारे लिए पढ़ाई की थी। आज ये इस औरत के बिछाए हुए जाल में अंधे हो गए हैं। कोई बात नहीं भैया, हम वापस अपनी उसी पुरानी नदी किनारे वाली झोपड़ी में चले जाएंगे। लेकिन याद रखना, जिस दिन इस औरत की सच्चाई तुम्हारे सामने आएगी, उस दिन तुम खुद हमारे पास रोते हुए आओगे। बलराज और सागर घर से निकलकर अपनी उसी पुरानी और खस्ता हाल झोपड़ी में आकर रहने लगे। उनके पास खाने को अन्न नहीं था।
सागर फिर से दूसरों के खेतों में मजदूरी करने लगा। वे दोनों भूखे पेट सोते, लेकिन उन्हें विश्वास था कि एक दिन आकाश को सच जरूर पता चलेगा। दूसरी तरफ सोनिया बहुत खुश थी। रास्ते के दोनों कांटे हट चुके थे। 15 लाख रुपए उसकी माँ के पास सुरक्षित थे और अब वो आकाश की पूरी तनख्वाह से महंगे कपड़े और गहने खरीदकर ऐश कर रही थी। उसे लगा कि अब उसका पर्दाफाश कभी नहीं होगा। कई महीने बीत गए। एक दिन सुबह सुबह आकाश दफ्तर गया, लेकिन दोपहर होते होते दफ्तर की बिजली पूरी तरह से गुल हो गई और कोई काम न होने के कारण दफ्तर से आधे दिन की छुट्टी हाफ डे मिल गई। आकाश समय से बहुत पहले ही घर पहुंच गया। घर का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था। आकाश ने दरवाजा खटखटाने के बजाय अपनी जेब से एक अतिरिक्त चाबी निकाली और चुपचाप ताला खोलकर अंदर चला गया। जैसे ही आकाश अंदर दाखिल हुआ, उसने देखा कि सोनिया अपने कमरे में बड़े आराम से फोन पर अपनी माँ से बात कर रही है और जोर जोर से हंस रही है। आकाश दरवाजे के पीछे खड़ा हो गया और उसकी बातें सुनने लगा। हाँ माँ, वो बेवकूफ आकाश आज दफ्तर गया है। माँ, क्या दिमाग लगाया था ना तुम्हारी बेटी ने। एक तीर से 2 निशाने। मैंने उन दोनों गवारों, ससुर और देवर को वो नशीली और शराब वाली चाय पिलाई और वो दोनों जमीन पर गिरे जैसे मरे हुए चूहे। माँ, मेरा पति तो इतना बड़ा चोमू है कि उसने मेरी झूठी बातों में आकर अपने ही बाप और भाई को घर से धक्के मारकर निकाल दिया। वो पूरे 15 लाख रुपए जो मैंने तुम्हारे बैंक में भिजवाए थे ना, अब हम उस पैसे से खूब ऐश करेंगे। मेरा पति तो मेरे इशारों पर नाचने वाला कठपुतली है। आकाश के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसका शरीर गुस्से से कांपने लगा। उसने तुरंत अपना मोबाइल निकाला और सोनिया की इस पूरी बातचीत की ध्वनि मुद्रण कर ली। सोनिया अपने सामने आकाश को खड़ा देखकर बुरी तरह कांप उठी। उसके हाथ से फोन छूटकर गिर गया। आस्तीन की सांप, तेरा ये घिनौना रूप! तूने मेरे परिवार को बर्बाद कर दिया। तूने मुझे मेरे पिता और भाई से अलग कर दिया। तेरी ये सारी बातें मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर ली हैं। नहीं नहीं मेरे पति परमेश्वर, मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो बस माँ के साथ ऐसे ही मजाक कर रही थी। मेरा वो मतलब नहीं था। चुप रहे धोखेबाज औरत, अब तेरा ये नाटक नहीं चलेगा। तूने मेरे 15 लाख रुपए हड़पने और मेरे परिवार को तोड़ने का जो जुर्म किया है ना, अब तू उसकी सजा भुगतेगी। तेरी माँ ने भी इस साजिश में तेरा साथ दिया है। अब तू और तेरी माँ दोनों चक्की पीसेंगी। आकाश ने तुरंत पुलिस को फोन कर दिया। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच गई। आकाश ने मोबाइल की सारी रिकॉर्डिंग सुना दी। बहुत बड़ी साजिश रची है तुमने सोनिया। धोखाधड़ी धारा 420 और विश्वासघात धारा 406 के जुर्म में अब तुम्हें और तुम्हारी माँ को बहुत लंबी जेल की हवा खानी पड़ेगी। चलो थाने, वहां हम तुम्हें बताएंगे कि पैसों का लालच क्या होता है। पुलिस सोनिया को घसीटते हुए थाने ले गई। आकाश रोता और भागता हुआ उसी पुरानी नदी किनारे वाली झोपड़ी में पहुंचा। मुझे माफ़ कर दीजिए पिताजी, मुझे माफ़ कर दे मेरे भाई सागर। मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैं उस डायन के रूप पर अंधा हो गया था। मैंने आपकी सच्चाई पर शक किया। सोनिया ने ही नशा मिलाया था और उसी ने पैसे चुराकर आपको घर से निकाला था। मैंने उसे पुलिस के हवाले कर दिया है। मुझे सज़ा दीजिए पिताजी, मुझे पीटिए। मैं आपका बेटा कहलाने लायक नहीं हूँ। बस कर मेरे लाल, बस कर। पिता का दिल बहुत बड़ा होता है। हमें पता था कि तू दिल का बुरा नहीं है, बस उस औरत के जाल में फंस गया था। आज सच्चाई सामने आ गई, मेरे लिए यही बहुत है। तू मेरा वही आकाश है। भैया, आप वापस आ गए। हमें तो बस इसी दिन का इंतजार था। अब हम सब फिर से एक साथ रहेंगे। तीनों पिता पुत्र एक दूसरे के गले लगकर खूब रोए। आकाश अपने पिता और भाई को ससम्मान वापस अपने पक्के घर में ले आया। पुलिस ने सोनिया की मां के खाते से पूरे 15 लाख रुपए भी वापस बरामद कर लिए थे। उन पैसों से आकाश ने बाजार के बीचों बीच सागर के लिए एक बहुत बड़ी और शानदार दुकान खोल दी। अब सागर उस दुकान का मालिक बन गया और आकाश अपने दफ्तर में बड़ा अफसर। उस लालची सोनिया के जेल जाने के बाद उस घर में दोबारा कभी कोई कलह नहीं हुई। बलराज, आकाश और सागर एक बार फिर से खुशियों, सम्मान और अटूट प्रेम के साथ अपना जीवन बिताने लगे। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको दिल से शुक्रिया कहता हूँ कि आप लोगों ने मेरी वीडियो देखी। बस मैं आप लोगों से बस 2 बातें करना चाहता हूँ दोस्तों, बस थोड़ा सा टाइम दे दो। दोस्तों, पहली बात ये है दोस्तों कि इस वीडियो में मैंने AI वॉइस का यूज़ किया है। जी दोस्तों, इस वीडियो में मैंने AI वॉइस का यूज़ किया है और कि मैं अकेला वीडियो बनाता हूँ। आप लोगों ने जो ये पूरा वीडियो देखा कि जैसे कि मैंने इस वीडियो में देखो जैसे बताया कि एक गरीब पिता की मजबूरी कैसे थी
और उस मजबूरी के कारण वो अपने एक ही बेटे को पढ़ा पाता है। तो ये जो आपने स्टोरी देखी, फिर मतलब बड़े बेटे ने जब पढ़ाई किया, नौकरी मिली, शादी हुई, उसके बाद बाहर निकाला, ये जो आपने पूरा जो स्टोरी देखा, जो उसमें ट्विस्ट पे ट्विस्ट आया, ये दोस्तों मैं मतलब कि सारी स्टोरी सोच के ये सारा कुछ मैंने अकेले ने बनाया। बस मैं आप लोगों से बस इतना पूछना चाहता हूँ दोस्तों कि क्या इस वीडियो में मेरे को बनाते वक्त कुछ गलती हो गई हो दोस्तों। बस अगर मेरी कोई गलती है तो आप बता देना, ताकि आने वाली जो मेरी वीडियो रहेगी मैं उसको सुधारूंगा और भी मैं ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है दोस्तों तो मैं यूट्यूब पे भी नवा स्टार्ट किया हूँ, तो आप एक थोड़ा सा सपोर्ट दे देना लाइक एंड सब्सक्राइब करके, ताकि मेरे को और भी ज़्यादा हौसला मिले और भी मैं ऐसी वीडियो बनाते रहूँ दोस्तों। और आपको कैसा लगा वीडियो?